पिछली बार भी ये कौन अच्छा यश कुंड भी नहीं है ना, ध्यान नहीं लगा। चलो और शुरू है। हाँ ये है एफ आर और ये है एफ फाइव, सब कुछ वही है। हम कर रहे हैं टॉर्क इन पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है ना। वही हमारा पहले की तरह, ये डोर आ गया, दरवाजा आ गया, ये बॉडी इस एक्सिस के अबाउट घूम रही है, इसमें कोई शक नहीं है, सब कुछ वैसा का वैसा ही है जैसे हमने पिछले आर्टिकल में करा, ठीक है ना। ये फोर्स लग गई किसी भी डायरेक्शन में। अब की बार जो हमने इसके कंपोनेंट तोड़े उसको ध्यान से देख लेना। हमने फोर्स के जो कंपोनेंट तोड़े हैं, एक तो तोड़ा है अलोंग द रेडियस, ध्यान से देखो डालना इधर, ये देखो, एक तो हमने तोड़ दिया अलोंग द रेडियस और एक तोड़ दिया उसके परपेंडिकुलर, इसको हम ट्रांसवर्स कंपोनेंट बोलते हैं। आ जाओ बेटा बताओ, इसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स कंपोनेंट। ट्रांसवर्स कंपोनेंट ऑफ फोर्स, ये लग गई फोर्स, ये अलोंग द रेडियस फोर्स लगी, फोर्स का कंपोनेंट तो रेडियल कंपोनेंट, इसको मैं लिख ही देता हूँ, तो एफ रेडियल हो गया, एफ आर। प्रणव अभी नया आर्टिकल शुरू करा, देख ले फटाफट। ये कर रहे हैं हम क्या, पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर टॉर्क का एक्सप्रेशन, टॉर्क निकाल रहे हैं। ये वही डोर जैसे पिछली बार हम करके गए थे, इस डोर को हम इसके अबाउट ऐसे घुमा रहे, ठीक है। ये डोर आ गया, डोर को इस एक्सिस के अबाउट हम घुमा रहे, ये फोर्स लगा दी हमने, ये फोर्स अलोंग द रेडियस लगा दी और ये अलोंग द रेडियस के परपेंडिकुलर लगा दी। दो फोर्स के, एक फोर्स के हमने कंपोनेंट्स तोड़े, ठीक है, यहाँ तक। बाकी एक्सप्रेशन सामने दिख रहा है, ठीक है। अब लिखो जरा, पिछली बार हमने क्या क्या लिखा था जरा एक बार बताना। वो x का एक्सप्रेशन क्या लिखा था, x किसके बराबर लिखा था, r cos थीटा। x लिखा था आपने r cos थीटा और y लिखा था आपने r sin थीटा। fx क्या लिखोगे इस केस में, यहां से देखकर बताओ, fx क्या लिखोगे, फोर्स अलोंग x एक्सिस क्या लिखोगे, सामने है सब कुछ तुम्हारे, f नहीं, फोर्स अलोंग x एक्सिस। ये तो वो दो कंपोनेंट है जो आपने तोड़ रखे हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं इस फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, इस फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, तो क्या बोलोगे, f cos अल्फा। कौन सा एंगल आ रहा है, अल्फा। इस फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, इस फोर्स का कंपोनेंट x एक्सिस की तरफ, f cos अल्फा। ऐसे ही इसके परपेंडिकुलर आ गए तो f sin अल्फा। तो पीछे टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन लिखा था, एक बार देखना दोबारा से। अभी टॉर्क का क्या एक्सप्रेशन लिख के आए हो, x f y माइनस y f x। अच्छा, x हमारे पास है r cos थीटा, f y हमारे पास है f sin अल्फा माइनस y आ गया r sin थीटा और f x आ गया f cos अल्फा। इन दोनों में आर एफ कॉमन है ना। पता नहीं ट्रिग्नोमेट्री में कोई फॉर्मूला वॉर्मूला होता है क्या, ऐसे सुना है मैंने, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, साइन ए माइनस सृष्टि याद नहीं हो रहे फॉर्मूला, साइन ए माइनस बी। अगर यहाँ देखो इसमें ये एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगा के देखो, अल्फा किसके बराबर आ रहा है, थीटा प्लस फाइव, तो अल्फा माइनस थीटा किसके बराबर आ गया, 5। तो अल्फा माइनस थीटा की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर एफ साइन 5 कर सकते हैं, हाँ ना। तो ये टॉर्क का एक्सप्रेशन आ गया। तो एक बार याद दिलाओ,
ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड क्या होता है? अरे ए बी साइन थीटा, ये भी तो ए बी साइन थीटा ही आ रहा है, ये भी तो ए बी साइन थीटा ही आ रहा है। इसका मतलब टॉर्क किसके बराबर हुआ? आर क्रॉस है, वेक्टर क्वांटिटी हुई। डायरेक्शन कैसे पता लगाओगे? ये रहा आर, ये रहा एफ, सीधे हाथ की उंगलियों को आर से एफ की तरफ मोड़ोगे तो आपका थंब जिस तरफ पॉइंट करेगा वो आपके टॉर्क की डायरेक्शन है। क्या बोलते हैं इसको? राइट हैंड थंब रूल। आर क्रॉस एफ, आर से फोर्स की तरफ उंगलियों को मोड़ो तो ये टॉर्क की डायरेक्शन है। क्लियर है यहाँ तक? अब बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है, इस एक्सप्रेशन को अगर हम ध्यान से देखते हैं, हटा दो इसे, नहीं सर, इसे तो हटा दो, इसको क्या करो? कोई बात बताओ, ये मेरा होमवर्क पड़ जाता है, जो बच्चे आते नहीं ना उनके चक्कर में मुझे पढ़ाना पड़ता है अलग से। टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब देखो जरा ध्यान से, ये क्या है? पहचानो, ऊपर देखो, ऊपर देखो, पहचानो उसको। ये एफ साइन फाई क्या है? डायग्राम नजर आ रहा है? डायग्राम में जो तुम्हारी फोर्स है इसके आपने दो कंपोनेंट कर रखे, एक तो अलोंग द रेडियस और एक कर रखा आपने उसके परपेंडिकुलर। ये एंगल है फाई, ये है एफ, तो ये कितना बना? एफ कॉस फाई, और ये कितना बना? एफ साइन फाई। यही तो हुआ। तो एफ कॉस फाई का तो जिक्र ही नहीं आया। पढ़ा उधर दरवाजा पर, ये क्या करा इसने? बैठो, ये क्या करा तुमने? फोर्स किधर लगाई इसने? इधर तो लगा दी, ऐसे थोड़ी लगाते हैं। फोर्स लगानी चाहिए, दरवाजा खोलना है ना, दरवाजे को फोर्स लगाओ, ऐसे ऐसे लगेगी ना, जैसे मैं लगा रहा हूँ, ऐसे नहीं लगेगी। इससे क्या होगा? इससे दरवाजा बढ़ जाएगा। ये कौन सा कंपोनेंट है? अरे यही तो रेडियल कंपोनेंट है। अगर ये आपका दरवाजा है, इधर फोर्स लगाओगे तो दरवाजा ही हाथ में आ जाएगा, तो रेडियल कंपोनेंट कहां से आएगा? आप क्या देख रहे हो? आपको टॉर्क चाहिए, आपको दरवाजे घुमाने हैं, काटने थोड़ी है, दया थोड़ी हो भाई। तो रेडियल कंपोनेंट का जिक्र आया भी क्यों? टॉर्क के एक्सप्रेशन में रेडियल कंपोनेंट आया भी नहीं, आना भी नहीं चाहिए था। आपने फोर्स कैसी लगाई? ये वाली, ये एफ कॉस फाई और ये एफ साइन फाई। दरवाजा तो इसी से खुलेगा। जब इस दरवाजे को खोलोगे तो आप ऐसे ही तो खींचोगे, ये है रेडियस, ये तो आर आ गया और आपने फोर्स लगाई, कैसे? तो खोलोगे एफ साइन फाई से ही खोलोगे ना, एफ कॉस फाई से थोड़ी खोलोगे। तो एफ कॉस फाई आना भी नहीं चाहिए था। इसको यहाँ ऐसे गोला लगा के लिख देना, ट्रांसवर्स कंपोनेंट of force produces torque। बल्कि आगे लिखो, only transverse component of force produces torque। केवल ट्रांसवर्स कंपोनेंट से ही टॉर्क पैदा होती है। लिख भी रही सामने, आर एफ साइन फाई या आर क्रॉस फाई। हो गया ना? आगे चलते। नहीं हुआ, नहीं हुआ? अच्छा लो, अब तो रिकॉर्डिंग में है, क्यों टेंशन ले? बोली नहीं जाती रिकॉर्ड। ऐसे ना करेगा, ऐसे नहीं करेगा तो लाइक्स कैसे बढ़ेंगे? चलो देख, सारे लेते हैं, लाइक्स आते हैं बेचारे, दो एक बढ़वाने पड़ेंगे, ऐसे बात बनेगी नहीं, टेस्ट देने नहीं, मैं पड़ेंगे। जो देखता हूँ लाइक मैं लगातार टेस्ट दूँ, ऐसे कैसे लाइक नहीं करूँ? सबके अगर टेस्ट के मैसेज जाएंगे तो बच्चा आपका क्या होता है? आर एफ साइन पर। अब देखो इसमें क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं एक बार इसको कि ये क्या कह रहा है और क्या है
टॉर्क इज मैक्सिमम व्हेन, केस 1 लेता हूँ, अगर फाई की वैल्यू 90 हो गई तो साइन 90 कितना होता है, और ये तो साइन की कैसी वैल्यू होती है, तो टॉर्क लगेगा R इंटू एफ। दरवाजा खोलने के लिए आपने जो फोर्स लगाई कैसी लगाई, परपेंडिकुलर। ये था दरवाजा, इस पर फोर्स लगाओगे ऐसे, तभी तो घूमेगा, मैक्सिमम टॉर्क मिलेगी आपको। हम परसों बात भी कर रहे थे ना वो लोहे का दरवाजा खोलने के लिए, आपके घर का लोहे का गेट यहाँ से परपेंडिकुलर फोर्स लगा के खोलिए, सबसे ज्यादा टॉर्क मिलेगा। आप अगर फोर्स यहाँ लगा दें शायद खुल जाए, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ताकत बहुत ज्यादा लगानी पड़ेगी, उतनी टॉर्क टर्निंग इफेक्ट नहीं मिलेगा। इसलिए फोर्स कैसी लगानी है, परपेंडिकुलर। ये बहुत प्रैक्टिकल चीजें हैं, इनका ध्यान रखना। जब आप वो भी बोलते हो ना गाड़ी के नट, गाड़ी के टायर चेंज करने के लिए, तो भी उस पर फोर्स परपेंडिकुलर लगाओगे तो काम चलेगा, अगर टेढ़ा मेढ़ा लगाओगे तो खुलेगा भी नहीं आपसे, इतने टाइट बंद होते हैं। ध्यान रखें इन चीज़ों के, ये प्रैक्टिकल चीज़ें बता रहा हूँ बिल्कुल, इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कुछ अभी कोई कहानी सुननी पड़ रही। अच्छा, एक तो ये हो गया। दूसरा, when R increases, torque increases। परसों किसी बच्चे ने बताया भी था, है ना, 5 इंच लंबा ले लो, है ना, याद करो, ये 5 इंच था, ऐसे करके ऐसे कुछ होता है, दाग से बने होते हैं इसमें, वो पाइप खोलने के काम आता है। इन केस नहीं खुल रहा है, क्या करिए, इसमें लंबी रॉड फंसा लीजिए, ऐसे बनाइए। अब आप क्या करेंगे, जब यहाँ पर कोई चीज़ आप खोलने के लिए फंसाएंगे इसमें, तो ये इस एक्सिस के अबाउट घूमना है, ऐसे घुमाओगे इसको, ऐसे जब आप इसको घुमाओगे तो ये देखो क्या बढ़ा दिया आपने, जहाँ फोर्स लगा रहे हो और जिसके अबाउट बॉडी घूम रही है, उन दोनों के बीच की दूरी बढ़ा दी आपने। तो आप R बढ़ाते जाइए, टॉर्क बढ़ता जाएगा। इन केस छोटे पाइप रेंच से या स्पैनर से नट नहीं खुल रहा है, तो आप बड़ा लंबा स्पैनर यूज करिएगा, तो उससे आपका काम चलेगा। ये वही सर टॉर्क फोर्स होता है ना, टॉर्क टर्निंग इफेक्ट होता है, प्रोड्यूस्ड बाय द फोर्स। बस इतना ही करना है। नेक्स्ट लिखो, पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। तीन ही चीजें तो आई आपके पास, टॉर्क में आर एफ साइन फाई। आप कह रहे हो मैं फोर्स 90 डिग्री पर लगाऊंगा, बहुत बढ़िया बात है, ज्यादा टॉर्क मिलेगी आपको। आपके अंदर ताकत ज्यादा है तो फोर्स बढ़ा लीजिए और कोशिश कर लीजिए, जान लगा लीजिए। और तीसरी चीज है हमारी आर, तीनों को ही बढ़ाने से हमारा काम चल जाता है। फोर्स 90 पर लगाओ, मैक्सिमम लगाओ, आर जितना बड़ा हो उतना ज़्यादा करो। सिंपल चीज़ें। आगे चलते, पावर एसोसिएटेड विद द टॉर्क। पावर का फॉर्मूला याद दिलाइए जरा, पहले क्या होता था? पावर का फॉर्मूला वर्क अपॉन टाइम, पावर का फॉर्मूला फोर्स इनटू वेलोसिटी। अब पावर का फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? फोर्स की जगह वेलोसिटी की जगह एंगुलर वेलोसिटी। ये कैसे आएगा देखो, ये कहाँ से लाए थे? वर्क अपॉन टाइम से ही आए थे, यहाँ पर भी वही कर दो। पावर होता है वर्क अपॉन टाइम। चलो मैं नहीं निकालता, तुम लोग निकालो, तुम लोग निकालो, मैं रुकता हूँ। इतना मत चलो, इतना पढ़ा लिखा मत बनो, थोड़ा थोड़ा। वर्क का फॉर्मूला क्या है? टॉ इनटू डी थीटा। अरे इतना कहाँ तक जाएगा? ये देख क्या है, चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। बन गया फॉर्मूला। इतना ज्यादा तो सोचिए मत ना, वो मत डाल वो। अच्छा फिर ठीक, मुझे लगा मुझका बहुत सिंपल है, बिल्कुल सिंपल, मुश्किल है ही नहीं। चैप्टर इसके न्यूमेरिकल जान लेंगे बस, बाकी थ्योरी तो बहुत आसान है। आगे दो एक्सप्रेशंस आ रहे हैं जो मैं छोड़ रहा हूँ। आपने अभी कौन से कोऑर्डिनेट्स वो करें?
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स और पोलर कोऑर्डिनेट्स में टॉर्क का एक्सप्रेशन। अब आएगा लीनियर उसका एंगुलर मोमेंटम का एक्सप्रेशन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में और पोलर कोऑर्डिनेट्स में। आपके स्कूल में नहीं आएगी डेरिवेशन, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बहुत है इसमें, इसलिए मैं इसकी तरफ जा नहीं रहा हूँ, रिजल्ट में ध्यान रखूँ इसलिए। अगर स्कूल में हुआ तो करवा दो, क्योंकि ना न्यूमेरिकल में कहीं काम आना है, डेरिवेशन जब स्कूल में हो रही नहीं है तो फिर किसके सिर मार्क्स। याद करना भी मुश्किल नहीं है, अभी करके आए हो। एल माने एंगुलर मोमेंटम, अभी तो टॉर्क क्या करा था, सेम टू सेम, ठीक है ना। ये क्या है, एंगुलर मोमेंटम। और ऐसे ही पोलर कोऑर्डिनेट्स में सेम फॉर्मूला, क्या फर्क आया, कुछ तो नहीं आया, तो आप फोर्स और टॉर्क आ रहा था यहाँ पे। फिर भी कहोगे अगर किसी दिन तो मैं करवा लूँ, तो मैं टाइम नहीं कराता था इसमें, 2 साल से स्कूल में करवा नहीं रहे, लेकिन रिजल्ट्स काम आते हैं हमारे, तो रिजल्ट हमें लिखते हैं। चले हिमांशी, वो केपलर अंकल के लॉज पढ़े थे हमने, उसमें एक लॉ पढ़ा था एरिया लॉ, क्या था जरा बताना एक बार। एलिप्टिकल शेप में घूमता है प्लैनेट। हाँ, अब आज तुम थोड़ा सा ज्योमेट्रिक लिखो जरा, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ, नमिता लिखो, ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ एंगुलर मोमेंटम। तुम्हारे नमिता बार बार खो जाता है। बनाइए 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 बनाइए। थोड़ा सा वेक्टर वाला हिस्सा एक बार बताओ जरा। एक पैरेललोग्राम बना रहा हूं। पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते थे? अगर मेरे को 2 वेक्टर्स दिए हुए हैं, दोनों पैरेललोग्राम बना रहे हैं, तो एरिया कैसे निकलता है? अरे इतना लंबा जा रहे हो, A क्रॉस B करो और मैग्नीट्यूड निकाल दो। A क्रॉस B करो और उसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, तो सब इसका एरिया निकल आएगा। आधे का निकालना है तो आधा कर दो, क्योंकि डायगोनल पैरेललोग्राम का इसको 2 इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। तो अगर 2 वेक्टर्स पैरेललोग्राम बना रहे हैं तो इनका एरिया अगर हमें निकालना है तो एरिया इज गिवन बाय A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड। हमारे एग्जाम कब शुरू हो रहे हैं? सितंबर वाले 6। जो सिलेबस आ रहा है वो सिलेबस हमने कर लिया है। नहीं, क्या रह गया? हाँ, बस ये लास्ट है। इसके बाद कुछ टेस्ट लूँगा लगातार 4-5। तैयारी तो तभी होगी, नहीं तो कोई फायदा नहीं है उसका। बैठे तुम रोज आओगे एग्जाम में तो तुम्हारे वैसे स्विच बंद हो जाएंगे, दिमाग में कुछ और चल रहा होगा, घर जाके एसएसटी करनी है, फला करना एसएसटी तो सब छूट गई है, मतलब कुछ ना कुछ करते रहोगे तुम लोग। तो इसलिए टेस्ट दे दो, इनकी तैयारी करके ऐसे कि एग्जाम की तैयारी करो, ठीक है ना। तो मैं पहले ही बता रहा हूँ कि खत्म होते चैप्टर में एकदम ज़्यादा दिन का नहीं रह गया अभी, थोड़ा
ग्रेविटेशन का भी लूंगा, लॉज ऑफ मोशन का भी लूंगा। पीछे टेस्ट हुए कहाँ हैं? अब तो पैर जम गए 11 में, जो होना था हो गया, अब तो पीछे जा नहीं सकते थे, अब तो टेस्ट लेने पड़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m मूव्स इन द xy प्लेन। मैंने zy बना दिया, इसको z लिख दो, इसको x। लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ mass m moves in the xy plane from position vector r vector, from position vector r vector to position vector r plus dr vector. Therefore displacement in time dt equals to dr. From position vector r vector ऊपर लिखा है समझ लिया। एक मास m u रोटेट कर रहा है इस एक्स वाई प्लेन की तरफ। देख नहीं रहा, समझ नहीं आया, समझा रहा हूँ तो देख नहीं रहा। ये वेक्टर है, ये वेक्टर ए से रोटेट कर रहा है, आर से किस पर आ गया, आर प्लस डी आर पे आ गया। कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ, कितने टाइम में डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये ठीक। तो फ्रॉम पोजीशन वेक्टर आर टू पोजीशन वेक्टर आर प्लस डी आर इन टाइम डी टी। आगे लिखो, एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर। कौन सा एरिया स्वीप किया इसने, ये ना, देखो इसी एरिया को तो ऐसे स्वीप किया इसने, ये ऐसे यहाँ से यहाँ के, यहाँ से यहाँ के स्वीप कर दिया इसने एरिया। किसने, इस वेक्टर ने, इस वेक्टर ने ये ऐसे स्वीप कर दिया यहाँ तक। कितने टाइम में, डी टी। एरिया स्वेप्ट बाय द पोजीशन वेक्टर इन टाइम डी टी। एरिया ट्राइंगल ओ के एल, यहाँ क्या लिखूं मेरे समझ में नहीं आ रहा, तो तुम बता दो मुझे। हाँ बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। हाफ ऑफ आर क्रॉस। ये पैरेललोग्राम बना कि नहीं बना? पैरेललोग्राम के दोनों साइड्स दिए हुए आर और डी आर। पैरेललोग्राम का एरिया निकालोगे तो क्या करोगे, आर और डी आर को क्रॉस करोगे और इसका मैग्नीट्यूड निकालोगे। ट्राइंगल का निकालना हो तो आधा कर देना, तो में आधा आर क्रॉस, ठीक है ना। आगे देखो, इसको डी टी से डिवाइड कर दो, बस अब तो हम वही पहुंचना चाह रहे हैं यहाँ पर। थोड़ी सी चीजें मिटा देते हैं। डी आर बाई डी टी क्या होगा, वेलोसिटी। वेलोसिटी को क्या लिख सकते हो, एक चीज देखना जरा, अभी एल का क्या फॉर्मूला लिख के आए थे आप, आर पी साइन फाई। क्या लिख सकते हो इसको, लिख सकते हो ना, ए बी साइन फाई। तो आर क्रॉस पी क्या आ गया, आर क्रॉस पी क्या आ गया, एल। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, क्या ये क्या है, रीड करना है इसको, रीड करना है इसको। क्या लिखा है, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम, या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद टाइम, या एरियल वेलोसिटी बोल दूं चल जाएगा, चेंज इन एरिया विद टाइम। वही नहीं आ गया, केपलर लॉ पे जा रहा हूँ। केपलर लॉ क्या था, फिर से याद कर लो एक बार।
लाइन जॉइनिंग द सन एंड द प्लेनेट। अगर ये यहाँ इतना एरिया स्वीप करती है टी टाइम में, तो यहाँ भी टी टाइम में इतना ही एरिया स्वीप करेगी। एरिया कवर्ड दोनों केस में सेम आए, एरिया कवर्ड पर यूनिट टाइम सेम आए। यहाँ देखिए ये क्या है, डी ए बाई डी टी एल अपॉन 2, ठीक है। इसको लिख लेना, ये एरिया वेलोसिटी। अब जरा इसको इंटरप्रेट करते हैं, बस क्या कहना चाह रहा है। ये कहना चाह रहा है कि आपका डी ए बाई डी टी किसके बराबर आया, एल बाय 2m के बराबर आया। जब ये अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काटती है तो कौन सी एक्सटर्नल फोर्स लगती है? कोई नहीं। कोई एक्सटर्नल फोर्स लगती है? कोई नहीं। फोर्स का फॉर्मूला क्या पढ़ के आए हो पीछे? किसमें किसमें? लीनियर मोशन। कौन सा लॉ है? न्यूटन सेकंड। अब एक्सप्रेशन क्या बन जाएगा? अब क्या एक्सप्रेशन था, ध्यान से सुनो। अगर किसी सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगती है तो उसका मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। यही तो था, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स। फोर्स लगेगी तो एक्सेलरेशन होगा, फोर्स लगेगी तो मोमेंटम बदलेगा। और अगर फोर्स नहीं लग रही है, याद करो ना, अगर मैं फोर्स को 0 ले लूं तो dp बाई dt कितना हो गया? किस चीज का डिफरेंशिएशन 0 आता है? कांस्टेंट का। इसका मतलब मोमेंटम कांस्टेंट है। आसान शब्दों में याद रखो, अगर फोर्स लगेगी तो मोमेंटम चेंज होगा, फोर्स नहीं लगेगी तो मोमेंटम चेंज नहीं होगा। टॉर्क लगेगी तो एंगुलर मोमेंटम चेंज होगा, टॉर्क नहीं लगेगी एक्सटर्नल, एंगुलर मोमेंटम भी चेंज नहीं होगा। यहाँ पर देखो, जब ये अर्थ सन के चारों तरफ चक्कर काट रही है तो एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रही। एक्सटर्नल फोर्स नहीं लग रही है तो मोमेंटम कैसा है? कांस्टेंट। ये जो बॉडी है ये कैसा, इसका मास कैसा है? जब इधर का सारा तामझाम ही कांस्टेंट है तो क्या ये डी ए बाई डी टी कांस्टेंट नहीं हो गया? हम और समझाई क्या रहे हैं? एंगुलर मोमेंटम के एक्सप्रेशन से केपलर का वो लॉ पढ़ा रहे हैं, एरियल वेलोसिटी रिमेन सेम। कि भैया यहाँ पे अगर 1 महीने में इसने इतना एरिया कवर करा है तो यहाँ भी 1 महीने में इतना एरिया कवर करें, यही तो कर रहे हैं। तो क्योंकि L कांस्टेंट है और M कांस्टेंट है, तो जो नंबर ही है, तो dA by dt भी क्या आएगा? कांस्टेंट। कृपया इसको कहीं नोट कर। हमने शुरुआत में इंट्रोडक्शन जब लिखा था इस एक्सप्रेशन का, हमने लिखा था लेट अस टेक अ बॉडी ऑफ मास m मूविंग इन xy प्लेन। बता दूं? आगे लिखिए, ये नया टॉपिक चैप्टर जो भी कहना चाहूँ, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखिए। लीनियर मोशन में हम क्या पढ़ते थे? लीनियर में हम कहते थे मास इज द मेजर ऑफ, बोले मास, ये लाइन तो बड़ी कम, मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। मास इज द मेजर ऑफ इनर्शिया। जितना ज्यादा मास उतना ज्यादा इनर्शिया।
भाई हमें भविष्य में कोई जाना बड़ा आसान है, गुप्ता जी नहीं लेंगे, सीधी सी बात है बिल्कुल। इसका मास ज़्यादा, उसका इनर्शिया ज़्यादा। इनर्शिया क्या होता है? बॉडी की टेंडेंसी कि भैया मैं तो रुका हुआ हूँ, मेरे को हिला के दिखाओ, नहीं हिलूंगा मैं, तो रेजिस्ट करूंगा मैं तो उस चीज़ को। तो इनर्शिया क्या है? बॉडी की टेंडेंसी है भैया अपने अंदर चेंज नहीं आने देना, मेरे को नहीं आने देना, ठीक है। मास ज़्यादा, इनर्शिया ज़्यादा। फिर रोटेशनल में भी कुछ एनालॉगस होना चाहिए इसका। इसका रोटेशनल में एनालॉगस क्या है? मोमेंट ऑफ इनर्शिया। रोटेशनल मोमेंट ऑफ इनर्शिया, यहाँ एक वर्ड लिख लो, लीनियर इनर्शिया। Here is the measure of rotational inertia. Here is the measure of rotational inertia. जो बॉडी रखी थी पहले, फर्क थोड़ी आया कुछ। पहले बॉडी रखी थी, आप उसको सीधा धक्का मारते थे, नहीं चलना चाहती हूँ, वो इनर्शिया ऑफ रेस्ट। चलती है बॉडी, रुकना नहीं चाहती हूँ, यही तो था इनर्शिया। अब बॉडी रखी हुई, आप उसको गोल घुमा रहे हो, अब आप उस पर फोर्स नहीं लगा रहे, क्या लगा रहे हो? टॉर्क लगा रहे हो। अब वो कहते हम तो नहीं लेंगे, हम तो नहीं घूमेंगे। रोटेशनल इनर्शिया, रोटेशनल इनर्शिया। पहले सीधी सीधी चलने की बात होती थी, अब गोल गोल घूमने की बात होती। पहले मास से मेजर करते थे, अब कुछ नई चीज आ गई, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उससे मेजर करेंगे। मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है वो पढ़ लेते, लिख दो आप। मोमेंट, एक काम करो, एक एक्सिस ऑफ रोटेशन बताओ, बनाओ, और ये कोई बॉडी बनाओ, और ये बॉडी इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के चारों तरफ ऐसे घूमेगी। जैसे ये एक्सिस आ गई, ये आपका आलू आ गया, ऐसे। इसमें बहुत सारे मासेस हैं, उन सभी मासेस का आप डिस्टेंस ले लीजिए यहाँ से। n नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। ये क्या है? एक्सिस ऑफ रोटेशन है। नमिता जल्दी करो। बोलो। Let us consider a body capable of. Let us consider a body capable of rotation. Let us consider a body capable of rotation about the given axis of rotation. Let its masses about the given axis of rotation. About the given axis of rotation. Let its masses m1, m2 dot mn. Let its masses m1, m2 dot करके mn तक be at the distances r1, r2, dot करके rn from the axis of rotation. Then the moment of inertia. Then the moment of inertia of the body. Then the moment of inertia of the body about given axis of rotation is given by ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया बॉडी का अबाउट द एक्सिस ऑफ रोटेशन। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, ये भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिखा जाएगा। mr स्क्वायर इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। यूनिट दिख रही है आपको यहाँ से, ये kg हो गया, ये डिस्टेंस हो गया, तो kg मीटर स्क्वायर से यूनिट।
नीचे नहीं खड़े होना, नीचे नहीं खड़े होना। आगे देखो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी, लिखो लिखो, बहुत सारा लिखना। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ बॉडी डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी, डिपेंड्स ऑन मास ऑफ द बॉडी of a body, depends upon mass of the body and distribution of mass about the axis of rotation. रेडियस ऑफ डायरेक्शन लिखिए, फिर वही एक्सिस ऑफ रोटेशन, फिर वही बॉडी, फिर वही डिस्टेंसेस, ऑलमोस्ट वैसा था, सिर्फ थोड़ा सा फर्क। चेंज है थोड़ा सा। इस बार हमने क्या किया, पहले भी पढ़ चुके इस बात को, सीएम पढ़ा हमने इस चैप्टर से पहले। पूरी बॉडी में इतने नंबर ऑफ पार्टिकल होंगे, कहाँ से डिस्टेंस लेते रहेंगे। तो एक पॉइंट ले लो जहाँ पर मास कंसंट्रेट कर दिया, क्या नाम लिया था, सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास से एक्सिस ऑफ रोटेशन की दूरी ले ली, के, यही तो पढ़ रहे हैं, यही तो पढ़ रहे हैं। अब सिर्फ ये देखना है कि ये के है। देखो लिखो, रेडियस ऑफ डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन, रेडियस ऑफ जायरेशन बोलते हैं शायद, ऑफ अ बॉडी अबाउट एन एक्सिस ऑफ रोटेशन is the distance of a body of a body about an axis of rotation is the distance of a point from the axis of rotation at which whole mass of the body is supposed to be concentrated. कहानियां बड़ी होती है ना कई बार, कुछ कह थोड़ी रहा है। वो यही तो कह रहा था, पहले आपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाला m1r1 स्क्वायर प्लस m2r2 स्क्वायर प्लस mnrn स्क्वायर। अब कह रहे हैं सारी बॉडी के मासेस क्यों ले रहे हो, एक ले लो, एक ले लो। यहाँ पर एक सीएम ले लिया मैंने। अभी आपने लास्ट में लाइन क्या लिखी है, वेयर होल मास ऑफ द बॉडी इज सपोज्ड टू बी कंसंट्रेटेड, क्या है, सीएम तो है। तो सीएम का डिस्टेंस यहाँ से क्या ले लिया, के, और वो कह रहा है यही तो है के, यही तो है के। आगे अब हमें के का फॉर्मूला बनाना है। अच्छा, थोड़ा शॉर्टकट में करेंगे। पहले हमने मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैसे निकाला था, हमने निकाला था m1r1 स्क्वायर m2r2 स्क्वायर
स्क्वायर mn स्क्वायर, ऐसे निकाला ना। इफ ऑल मासेस आर इक्वल, अगर सारे मासेस इक्वल है तो ये m कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा, ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये आ गया इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर भाई सारे मासेस हमने बराबर ही मास के ले लिए तो की बात है। क्या मैं इसको n से मल्टीप्लाई और n से डिवाइड कर दूं, n से मल्टीप्लाई कर लिया, n से डिवाइड कर लिया, ये क्या है, ये क्या है, तो मुझे भी पता है मास है। किसका मास है, किसका मास है, किसका मास है, बॉडी का मास कैपिटल M दे रहे हो आप। ये क्या लिख रहे हो, एक पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दूसरे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे आपने सारे पार्टिकल का मोमेंट ऑफ इनर्शिया जोड़ दिया तो पूरी बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकला। आपने कहा सारे मासेस अगर बराबर होते तो ठीक है ना, सारे पार्टिकल्स बराबर होंगे, मान लो इसमें 1000 पार्टिकल, सारे पार्टिकल का मास बराबर है, मास बराबर है तो m ले लिया हमने, कितने पार्टिकल बोल रहा था मैं, 1000, तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दो, 1000 से डिवाइड कर दो, मैं तो यही कह रहा हूँ। ये बॉडी कितने पार्टिकल से बनी है, 1000, तो इसका मास कितना हो गया, 1000 इंटू एक पार्टिकल का मास नहीं हो गया, नहीं हो गया। अब अगर 1000 तो हमें पता नहीं n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो m इंटू n क्या दे रहा है आपको, पूरी बॉडी का मास दे रहा है, तो m इंटू n क्या हो गया, पूरी का बॉडी का मास नहीं हो गया, अरे हाँ है ना। एक एक ग्राम के 1000 पार्टिकल है तो बॉडी का मास कितना हुआ, 1000 ग्राम, 1 किलोग्राम हो गया कि नहीं हो गया। यहाँ पे यही कर रहा हूँ, n से मल्टीप्लाई कर दिया, n से डिवाइड कर दिया। ये क्या है, कैपिटल M, किसका, बॉडी का मास। ये आ गया डिवाइडेड बाय n आ गया। ये तो पुराना कंसेप्ट हुआ जो हमने पढ़ा। अब हम कह रहे हैं एक एक पार्टिकल को कहां तक लोगे भाई, एक पूरे बॉडी का मास एक जगह कंसंट्रेट कर दो। अब उस केस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या निकलेगा, m k स्क्वायर। ये भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, सबको अलग अलग करके, ये भी वही मोमेंट ऑफ इनर्शिया, पूरी बॉडी का मास एक साथ ले लिया, मैंने इक्वेट कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ m k स्क्वायर इज इक्वल टू m अपॉन m। तो k क्या आया, अगर मैं स्क्वायर हटा दूं लिख लो जल्दी से। अच्छा वीडियो देखिए बाद में लाइन्स पढ़ाएगा नहीं आपको R1 R2 R3 क्या है, सारे पार्टिकल्स के डिस्टेंस, ठीक है। हमने क्या किया, इनका सबका स्क्वायर किया और स्क्वायर करके इनका मीन निकाल लिया। मीन ही तो है, मीन कैसे निकालते थे, आप सबको ऐड करके n से डिवाइड कर लेते थे। तो आपने क्या किया, इन सबका स्क्वायर किया और इनका मीन निकाल लिया, और मीन का क्या कर दिया, रूट कर दिया। ये नाम आपने सुना होगा, रूट मीन स्क्वायर। नहीं सुना, केमिस्ट्री में भी गैसेस वाला पार्ट नहीं है, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द, अच्छा रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ द गैस पार्टिकल्स, वो सब आते हैं। तो आरएमएस वेलोसिटी बोलते हैं उस केस में। आरएमएस माने रूट किसका, स्क्वायर्स का मीन, तो रूट मीन स्क्वायर। तो के क्या हुआ, के है रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, किसका, बॉडी का, कहां से, एक्सिस ऑफ रोटेशन। के क्या है, के इस बॉडी का, सर रूट को 8 से लिख रहे हो, हाँ ये रूट मीन स्क्वायर, तो जो रूट के अंदर है वो सारे रूट ही है। ऐसे मत, तूने फॉर्म में भरा है 10वीं पास, ऐसे मत, मैंने कोई फॉर्म नहीं, ऐसे मत कर, मजे में। रूट मीन स्क्वायर, के की यूनिट्स क्या होंगी, के की यूनिट्स क्या होंगी बता दो तो मान लूंगा मैं।
एक यूनिट्स क्या होगी? निकालो निकालो यूनिट्स निकालो। सोच रहे हो यार, ये क्या है? ठीक है ना, डिस्टेंस मीटर में आएगा तो मीटर लिखो, खत्म करो, यहां से निकालना है। हाँ चक्कर में पड़ते हो। रूट मीन स्क्वायर डिस्टेंस, सिंपल आर्टिकल है, बिल्कुल कोई मुश्किल काम नहीं। थोड़ा वहां करेगा तो चलूंगा पक्का। आगे लिखो, थ्योरम ऑफ, दो थ्योरम्स हैं छोटी छोटी सी। स्टेटमेंट लिखवा लो, समझ में कुछ नहीं आने का, एक वर्ड भी नहीं आने का। स्टेटमेंट लिख लो, जब डेरिवेशन यूज कर इसका इस्तेमाल करेंगे तब समझ में आएगा कि अच्छा ये था। अभी फिलहाल स्टेटमेंट लिख लो, काम आएगा। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस। एक बात और, अगर स्कूल में इसका प्रूफ करवाएं तो मुझे बता देना, मैं करा दूंगा थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर। नहीं तो मैं तो यूज ही कराता हूँ, एप्लीकेशन कराता हूँ। अगर करवाएं वो स्कूल में तो छोड़ कर नहीं जाना, क्योंकि अगर उन्होंने करवाई तो एग्जाम में पक्का देंगे एग्जाम में, इसलिए पहले ही बता दूंगा। अगर वो बिल्कुल क्लास में थोड़ा अलर्ट रहना, जिस दिन नहीं जाते तो उनसे हम पूछ लेना टीचर से करवाया था। थ्योरम ऑफ परपेंडिकुलर एक्सिस, ये कोई हमारे पास बॉडी आ गई, बोले कोई नहीं, मीठा आ गया। इसमें लिख लेना, अप्लाइड ओनली टू थिन शीट्स, और थिन शीट्स को हम क्या कहते हैं? लेमिन। जैसे आपका रजिस्टर है, उसकी लंबाई चौड़ाई ज्यादा है लेकिन उसकी मोटाई कंपैरेटिवली बहुत कम है, बहुत कम, तो उसे थिन शीट बोल सकते हैं, लेमिना बोल सकते हैं। तो ये थोड़ा सा मोटा करने की कोशिश उसी को की गई है, ये थोड़ी मोटाई है इसकी, ठीक है, लेकिन लंबाई चौड़ाई इसकी ज्यादा है, तो ये लेमिना बन गया। अब ये वाई एक्सिस आ गया, इसके अबाउट बॉडी घूम सकती है, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई वाई। ऐसे ही जेड एक्सिस आ गई, इसके अबाउट बॉडी घूमती है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आएगा आई जेड, और ये एक्स आ गया तो इसके अबाउट बॉडी घूमती है तो आई एक्स। बना लो एक बार, लिखो अगली क्लास अगर किसी ने छोड़ी तो चैप्टर गया आज से। It states that moment of inertia of a plane lamina. It states that moment of inertia of a plane lamina about an axis. Moment of inertia, mi लिख लिया करो, moment of inertia, mi of a plane lamina about an axis perpendicular to its plane, perpendicular to its plane, about an axis perpendicular to its plane is equal to sum of SUM, sum of mi of lamina about any two mutually perpendicular axes in its plane which intersect each other at a point where the perpendicular axis passes through it. मैं फिर कह रहा हूँ, समझने की बिल्कुल कोशिश ना करें, 2 मिनट दें मुझे, जैसे अगला एक्सप्रेशन करेंगे आपको समझ में आ जाएगा कि हम क्या निकाल रहे हैं। शीट, जैसे मैंने आपको बताया, रजिस्टर है आपका, कॉपी है, उसकी मोटाई कम है लेकिन उसकी लंबाई और चौड़ाई यानी अदर डायमेंशन ज़्यादा है उसकी, उसे लेमिना बोलते हैं, ठीक है।
मोटाई कम है ना, इतनी सी मोटाई है, लेकिन उसकी लंबाई ज़्यादा है, चौड़ाई ज़्यादा है, ठीक है। तो अदर L इंटू बी के मुकाबले में उसका जो विड्थ है वो थोड़ा कम, थिकनेस कम है। थ्योरम ऑफ पैरेलल एक्सिस। रॉबिन सिंह फिर से बना लो आलू, फिर बना लो वही शीट, मोटाई कर लो थोड़ा सा। बनाइए। बनाते रहो, कुछ चिंता मत करो, सब हो जाए। ये बात दिखा भी लेना, वैसे स्कूल में कुछ नहीं करोगे। मैक्सिमम चीजें छुड़वा दी जाएंगी इस चैप्टर में, रॉकेट की तरह जाएगा इस चैप्टर में। उतना ही बता देंगे और 2 दिन बाद हो गया। देखो क्या क्या करवाया है? यार ऐसे ना करा, पढ़ा तो नहीं होती है ना टीचर, तुम लोग सुनते नहीं हो। हाँ तो एक टॉपिक चढ़ा पढ़ाया होगा ना, यार ऐसे थोड़ी होती है। मैं नहीं मानता, इतनी बुरी नहीं होती स्कूल की टीचर, अच्छा पढ़ाती। कैसी भी लोग पढ़ के तो आती है बेचारी, पढ़ाती तो नहीं, सुनते ही। लिखो, इट स्टेट्स दैट, अरे तुम बुक से लिख लेना, पढ़ो। ये दूसरी स्टेप मैं बता रहा हूँ क्या करें। अगर हमें किसी, ये है सीएम, ये है हमें सीएम, हमने क्या किया इसका बॉडी का सीएम निकाल लिया। यहाँ से एक एक्सिस ऑफ रोटेशन हमने डाल दी, ठीक है। इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला mr², मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला mr²। अगर आपको एक एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम हो जाए तो इसके पैरेलल अगर मुझे मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है तो मैं क्या करूंगा, जिसका अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया मालूम था प्लस बॉडी का मास इनटू इन दोनों के बीच की दूरी का स्क्वायर। मैं पढ़ के दे देता हूँ क्या लिखा है। It states that moment of inertia of a rigid body about an axis is equal to moment of inertia about a parallel axis passing through CM plus the product of mass and the square of distance between the two axes। ये इसका स्टेटमेंट है, मुझसे बताओ। अब मैं क्यों करा रहा हूँ, जल्दी से बता दो, नहीं तो सारे हफ्ते गाली हो गए। लिखो जरा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट रॉड। ये डेरिवेशंस आपके सिलेबस में नहीं है, पर मैं करवाऊंगा, क्योंकि जब तक करवाऊंगा नहीं इसकी थ्योरम्स को यूज नहीं करवा पाऊंगा, इसलिए सिखाऊंगा ये सारा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ स्ट्रेट रॉड, हमने क्या ले लिया, ये एक रॉड ले ली, कैसी भी रॉड हो सकती है, और इस रॉड का सीएम ज्योमेट्रिकली यहीं आ जाएगा, बीच में यहीं आ जाएगा। समझो मैंने इसके आर पार एक नेल निकाल दी, तो वो क्या आ गई, एक्सिस ऑफ रोटेशन सीएम से पास करती है, और मैं अब इसको ऐसे घुमाने वाला हूँ, ऐसे घुमाने वाला हूँ, इसको ऐसे घुमाने वाला हूँ, ठीक है। क्या ये एक ही तरीके से घूम सकती है रॉड? नहीं, बहुत तरीके मेरे पास घुमाने के। अभी फिलहाल एक्सिस ऑफ रोटेशन ये थी, तो ये बॉडी ऐसे ऐसे घूम रही थी, ऐसे ऐसे घूम रही थी। हो सकता है एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसी हो, तो बॉडी कैसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे घूमेगी, ऐसे भी तो हो सकता है। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया तुम कहाँ ले रहे हो, वो तुम्हारे हाथ। सॉरी, एक्सिस ऑफ रोटेशन कौन सी ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, यहाँ ले रहे हो, या किसी, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये रिंग आ गया, ये रिंग आ गया मेरे पास, ठीक है ना। इस रिंग का एक्सिस ऑफ रोटेशन, मान लो मैंने पहले क्या निकाला, ये इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन आ गई, तो रिंग कैसे घूमेगा इसके चारों तरफ, ऐसे घूमेगा रिंग। क्या ये इसी ऐसे घूम सकता है केवल, एक्सिस ऑफ रोटेशन और कहेंगे उतनी हो सकती है ना, हो सकता है वो यहाँ, तो ये रिंग ऐसे घूमे, एक्सिस ऑफ रोटेशन एक ऐसे हो सकता है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसे हो और रिंग ऐसे घूम रहा, रिंग इसके चारों तरफ ऐसे घूम रहा,
अब हम करेंगे क्या, हर एक केस में सीएम के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल लेंगे और इन थ्योरम्स का इस्तेमाल करके बाकी सबके अपने आप आंसर्स हम निकालते हैं, तब हमें समझ में आएगा थ्योरम्स क्या है। ठीक है, फिलहाल रॉड वाला केस करेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ए स्ट्रेट रॉड, और पहला पार्ट लिखिए इसमें अबाउट एन एक्सिस passing through its CM, about an axis passing through its CM, perpendicular to its length. ये एक रॉड ले लिया हमने, ये आ गई इसकी बीच से भी लग रही है ना, ये आ गई इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन, और हमारी रॉड इस एक्सिस के अबाउट यूं ऐसे ये हमारी एक्सिस ऑफ रोटेशन। ठीक है, क्या निकालेंगे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, बनाते जाइए फटाफट आइए। एल लेंथ की ये रॉड है, तो जब हमने बिल्कुल सीएम से पास कराई तो L/2 इधर रह गया और L/2 इधर रह गया, ये इसका सीएम। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर्मूला mr²। ये हमने क्या करा, स्ट्रिप रॉड के ऊपर छोटा सा बहुत ही छोटा सा क्या ले लिया, थिकनेस ले लिया, कोई लेंथ ले लिया। ठीक है, इसकी एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूरी कितनी है, अब आर्टिकल को यहीं से सोच लो, कुछ मुश्किल काम नहीं है। अभी आप क्या कह रहे थे, मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका निकाला ना आपने इस बॉडी का, तो आपने कहा सीएम ये रहा, मास ये रहा, डिस्टेंस ये रहा, तो आपने कहा मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकलेगा मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर। ये तो क्या है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब इस रॉड में अगर आप देखो तो आधा मास तो रॉड का इधर है और आधा मास रॉड का इधर है, तो हम क्या करेंगे, हमें पूरी रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। तो क्या कर रहे हैं, इस रॉड के ऊपर एक छोटा सा टुकड़ा ले रहे हैं, बहुत ही छोटा टुकड़ा ले रहे हैं। इस छोटे टुकड़े की यहां से दूरी कितनी है, अगर मैं इस छोटे से टुकड़े का मास निकाल लूं तो मास इनटू डिस्टेंस का स्क्वायर क्या देगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। किसका, इसका, किस एक्सिस के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट। दो ही लाइन बार बार रिपीट करूंगा मैं, किसका मास ले रहे हो, इस छोटे से का, किस एक्सिस के अबाउट रोटेशन कराओगे, इस एक्सिस। हो सकता है एक्सिस यहाँ हो, बाद में देखेंगे, फिलहाल हम सीएम के अबाउट निकाल रहे। इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे, इसका मास चाहिए, डिस्टेंस चाहिए, डिस्टेंस का स्क्वायर करूंगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकल आएगा। फिर मुझे ऐसे छोटे छोटे मास सारे में लेने, यहाँ से लेना शुरू करूंगा, फिर यहाँ लूंगा, फिर यहाँ लूंगा, और यहाँ से लेकर यहाँ तक लेकर चला जाऊंगा। ये कहाँ से शुरू कर रहा हूँ, जीरो से। ये क्या है, लेटर से प्लस L/2, लेटर से ये क्या है, तो मेरे पास दो तरीके हैं, जीरो से L/2, ऐसे छोटे छोटे मास लेता जाऊं, उनके मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता जाऊं और उनको क्या करता जाऊं, जोड़ता जाऊं। तरीका एक ये, आधा इधर ले लो, आधा इधर ले लो, उनको जोड़ लो, या सीधा यहां से लिमिट की बता रहा हूं, लिमिट जो रखोगे, या तो जीरो से L/2 रखो, डबल कर दो, या माइनस L/2 से सीधा कहां ले जाओ, L/2 एक बार में। ठीक है, लिखना शुरू। रॉड का मास लिख दिया हमने यहाँ पे, थोड़ा शॉर्टकट में लिखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन डेरिवेशन करवाऊंगा मैं। उत्तर ही बता देंगे करवाया कि नहीं करवाया, उत्तर ही को पता ही नहीं। चलो निकलवाओ मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सीधा निकलवाओ। ये लेटेस्ट टेक है, रॉड शॉर्ट ये सब छोड़ रहा हूँ मैं, पता है ना। रॉड ले ली हमने, मोमेंट ये क्या ले ली, ये क्या है, एक्सिस। कहाँ से पास कर रही है, सीएम से पास, ये सब पता दिख रहा है ना। एम, अच्छा अगर मैं एल लेंथ लेता हूँ तो मास कितना है, 1 लेंथ लेता हूँ तो क्या आ गया, मास पर यूनिट लेंथ आ गया। और हमने कितना थिकनेस लिया, तो ये आ गया m/l इंटू, ये किसका मास आ गया, वो छोटे से dx का, कितनी दूरी पर रखा है। तो अगर मैं इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालता हूँ
तो ये आएगा m/l इंटू dx मास इंटू दूरी का स्क्वायर। आ गया। अब टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना तो क्या करूंगा, इंटीग्रेट कर देते हैं। तुम लोग निकलवा देना मेरे से। x स्क्वायर dx लिमिट क्या ले लूं, -l/2 से +l/2 लोगे। अरे 0 से l/2 ले लो, डबल कर लेना, थोड़ा छोटा कर कर, ठीक है ना। और इसको क्या कर लेना बाद में, × 2 कर लेना। फाइनली जब आंसर आ जाए, अभी कर लो फटाफट और बता दो क्या आंसर। कर ले बेटा, नहीं आ रहा पूछ लेके आप मेरे से, नहीं हो रहा है आप बता दो। नहीं आता, इंटीग्रेशन में x स्क्वायर लिखा हुआ है, इसकी पावर 1 बढ़ा दे, नीचे उतने से डिवाइड कर दे, x की पावर 2 + 1/2 हो गया इंटीग्रेट। मैं तो स्कोप चला ओए ममता बढ़ाइए बात, काम कर रहे हो, कॉपी नहीं करना, खुद करना है, मैं नहीं करवा रहा। क्या आएगा ये, x³/3 आएगा, और बाहर रखा है 2ml, 2m/l डबल हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई नहीं कर लेंगे, ठीक है। और 0 से l/2, 3 को भी बाहर कर दो, तो ये बन गया l/2 की पावर 3 - 0, x की जगह डाल दिया, तो ये कितना आया, 2m/3 l/8, 2 4 8, l से 1 l कट गया, आंसर आ गया आपका ml²/। ये रिजल्ट्स रटे हुए होने चाहिए तोते की तरह, तभी आपके काम आएंगे। ये रॉड ले ली, रॉड के बीच सेट CM से पास करती हुई एक्सिस होगी, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा ml²/12। ये डेली सुनूंगा मैं, धीरे 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 धीरे, ये रटवानी जरूरी है। ml²/12, ml²/12, ml²/12। फिर से रॉड ले लेते हैं। इसके अबाउट अब हमने पता लगा लिया कितना है। अब हम नई एक्सिस ले रहे हैं, इसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाल दो। ये दोनों लाइन पैरेलल नहीं लग रही, तो देखना पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहती है कि अगर आपको किसी के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है, तो आप क्या करो, CM के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया लिख लो, प्लस इसमें क्या कर दो, h क्या है इनके बीच की डिस्टेंस हो गया। तो IC कितना निकाला है, ml²/12 प्लस m, और ये डिस्टेंस कितना है, रॉड की लेंथ का आधा नहीं है, आधी लेंथ तो है, तो l/2 का, बस ये थ्योरम यही तो कह रही थी, ये थ्योरम यही बता रही थी आपको। कितना आया, कितना आंसर आता है, 1 + 3 4/12 यानी 1/3। 1/3 आगे कल हम रिंग का करेंगे, डिस्क का करेंगे, स्फीयर का करेंगे, सारी डेरिवेशन नहीं कराऊंगा, रिंग और डिस्क पे जाके सब कुछ अपने आप फॉर्मूले आ जाए। डेरिवेशंस नहीं आएंगी सिलेबस में, कंफर्म है, फिर भी अगर कहे हो स्कूल में तो ये कर देना, तुम्हें बताइए, ठीक है। कितना बचा चैप्टर कितना बचा तो शुरू हुआ बेटे, रोटेशनल मोशन है ये, रोटेशनल